ओम शांति। तो ये प्रसन्नता के वरदान लेकर के अब अभी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की जो इशारे अब हम ये डॉक्टरों के टीम से सुनेंगे। तो हम अभी डॉक्टर भार्गवी बहन जी से माइक को हैंड ओवर करती हूँ, फिर उन्होंने बताएंगे। नमस्ते सबको। हम एम्स से आ रहे हैं, मैं डॉक्टर भार्गवी हूँ। हम टीम नयापल्ली इधर आया है आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के लिए। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे जैसे कि आपको सुना होगा हाइपरटेंशन, और बहुत लोगों को होगा भी। तो हम अभी बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन के बारे में बात करेंगे। हाइपरटेंशन क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्या रिस्क फैक्टर्स होता है। अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस होता है बॉडी में, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कैसे कंट्रोल करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी हमारा प्रेजेंटेशन है, हम स्टार्ट करेंगे अभी। सही है। और जैसे कि हाइपरटेंशन मतलब कितना ब्लड प्रेशर कितना रहना चाहिए, कब कब चेक करना चाहिए, कौन सा एज में ज़्यादा होता है वो भी पता होना चाहिए ना हमको। तो कब होता है, कौन सा एज में बीपी ज़्यादा होता है। हाँ, ये तो स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। इतना स्ट्रेस देखते हो बच्चे के तो ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आपको पहले मालूम था कि 40 साल बाद होता है। आज मैं तो डायबिटीज वाले हूँ। मेरे को तो जब 35 साल हुआ तब से शुरू हो गया। आपको पहले से डायबिटीज़ था? 35 साल में डायबिटीज हुआ। अच्छा। हाँ। तब से मैं उसको लेकर घूमता रहता। अभी तो कंट्रोल में है ना, आपको इतना अच्छे से है ताकि कंट्रोल में है। तो कंट्रोल में नहीं है तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स आएगा हाइपरटेंशन के लिए। अगर हाइपरटेंशन कंट्रोल में नहीं है तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है, जैसे कि डायबिटीज़ आ जाता है, डिस्लिपिडीमिया बोलते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाता है, हार्ट प्रॉब्लम्स आता है, स्ट्रोक होता है। बहुत लोग को देखा होगा जैसे कि पैरालिसिस हो जाता है, एक साइड हाथ पैर काम नहीं कर रहा होगा, वो भी होता है अगर बीपी कंट्रोल में नहीं होगा तो हम अभी बात करेंगे आपको हाइपरटेंशन कितना कट ऑफ होना चाहिए, कितना बीपी रहना चाहिए, क्या क्या होगा। जी थैंक यू। तो जैसे हम बोले हाइपरटेंशन इतना कॉमन है, हम इधर इतना लोग बैठे हैं जितना बहुत सारे लोग हैं। तो इंडिया में हर 2 और अब 5 लोग लिया तो हर सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन को बीपी है। तो इतना कॉमन है हमारा हाइपरटेंशन इंडिया में। तो कट ऑफ्स है हमारा बीपी के लिए। लेकिन एज जब बढ़ता है तो बीपी भी बढ़ता है, ऐसे नहीं कि सबका बीपी हो जाता है। तो क्राइटेरिया कट ऑफ्स है हमारा कि जितना बीपी कंट्रोल में रहना है। तो नॉर्मली हम जब बोलते हैं 120/80 नॉर्मल बीपी है। तो बट अकॉर्डिंग टू द एज थोड़ा सा हमारा एज क्राइटेरिया है। तो एज पे भी जैसे कि 60 ईयर्स ऑफ एज है, 60 में 120 थोड़ी ना रहेगा, बीपी बढ़ेगा ना। बीपी जैसे कि एज बढ़ता गया बीपी बढ़ेगा। तो 140 तक ठीक है, 140/90 तक बीपी ठीक बोलते हैं। तो जब भी ज़्यादा बीपी हो जाता है तो क्या साइंस एंड सिम्टम्स होता है, ये रिस्क फैक्टर्स है। जैसे कि हम बात किए थे सॉल्ट ज़्यादा खाने से होता है या ज़्यादा खाना खाने से होता है। जैसे कि ज़्यादा खाना खाने से नहीं, डिपेंडिंग ऑन द डाइट जो हम ले रहे हैं उसकी वजह से होता है। जैसे कि ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स ले रहे हैं, मतलब वो जो खाना जो भी चिप्स पैकेट आ रहे हैं, प्रोसेस पैक्ड फूड्स जो भी आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर नमक होता है। तो इसकी वजह से हमारा बीपी बढ़ता है। और लैक ऑफ एक्टिविटी, जैसे कि हम सबको बोलते हैं चला बुला करना है, तो अगर एक्टिविटी नहीं कर रहे तो उसकी वजह से भी बीपी बढ़ता है। अल्कोहल और टोबैको और अल्कोहल बहुत सारा है कि वो सब अफेक्ट करता है। अल्कोहल या टोबैको कैंसर होता है, हाइपरटेंशन होता है, हार्ट प्रॉब्लम्स होता है उसकी वजह से।
और एज इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हम चेंज नहीं कर सकते एज को, जैसे कि बाकी एक्टिविटीज़ तो हम चेंज कर सकते हैं, अल्कोहल पी रहे तो मना करेंगे ये, बट एज तो हम मना नहीं करेंगे, एज तो बढ़ेगा ही, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे उसके ऊपर। तो हमको फिज़िकल एक्टिविटी करना है, थोड़ा चेंजेस करना है लाइफस्टाइल। हाँ, तो कैसे पता चलेगा कि हमको बीपी है? जैसे कि क्या क्या सिम्टम्स आता है, हेड लाइक जैसे कि ज़्यादा पेन होता है, हेडेक होता है, हेड रीलिंग होता है, जैसे कि बहुत सारा लोग आता है मुंडा बुलूची सेमिति पे होची, बीपी पे होची, मुंडा बुलूची वैसी, सुबह सुबह ज़्यादा होता है, तो इसीलिए हम मेडिसिन प्रॉपर लेना पड़ेगा। जैसे कि एक बार हाइपरटेंशन हुआ, ऐसे है कि हाइपरटेंशन क्योर हो जाता है, क्योर होता है हाइपरटेंशन, क्योर होता है डायबिटीज, मतलब अगर एक बार हाइपरटेंशन आया, ऐसे कि हाइपरटेंशन क्योर हो गया मतलब फिर से नहीं आएगा, ऐसे कुछ है नहीं। हाइपरटेंशन कंट्रोल में रहता है, हाइपरटेंशन क्यूर नहीं हो जाता है। जैसे कि हाई बीपी आ रहा है तो बीपी को हम कंट्रोल में रखने के लिए बहुत सारा चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि डाइट मॉडिफाई कर रहा है, एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, और हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस कर रहा है, खाना अच्छे से कर रहा है। हम क्या क्या खाना है वो भी बताएंगे आपको, और मेडिसिन ठीक ठाक लेना है। हाँ, तो मैनेजिंग हाइपरटेंशन, तो क्या क्या करना चाहिए कंट्रोल में रहने के लिए, बीपी को क्या क्या करना चाहिए? जैसे कि सॉल्ट कम करना है, अच्छा खाना, हेल्दी खाना खाना है। तो हेल्दी खाना खाना है तो सब बोलते हैं हेल्दी खाना मतलब क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि क्या क्या खाने से अच्छा है, क्या क्या बोलेंगे, कब बोलते हैं हेल्दी खाना। तो डूज एंड डोंट्स किया है हमने, जैसे कि क्या करना चाहिए, मेडिसिन लेना है, अच्छे से खाना है, बैलेंस डाइट लेना है। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम जो भी खाना खा रहे हैं, खाना में सब कुछ होना चाहिए, जैसे कि विटामिन्स होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, सब जब बोलेंगे तब बैलेंस्ड है, तब सारा टाइप ऑफ खाना रहेंगे। और आपका प्लेट ऐसे रहना चाहिए कि रेनबो जैसे कि कलरफुल होना चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रीन होना चाहिए, दाल की येलो होना चाहिए, जो कलरफुल प्लेट जब बनेंगे रेनबो प्लेट बनाएंगे, ठीक है। तो कम बोलोगे? नमस्ते सभी को, मेरा नाम है डॉक्टर रोहन शॉ। तो जैसा आप सब देख सकते हैं कि लाइक हम आपको हाइपरटेंशन के बारे में, या जिसको बीपी बोलते हैं, बीपी हो गया है मेरे को, उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको बोर नहीं करूँगा, ठीक है। मेरा गोल यही है कि आपको थोड़ा सा समझाया जाए चीज़ों के बारे में, ताकि आप खुद चीज़ों को समझें और उसको अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो देखिए, पहली बात जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक नहीं बोलना चाहिए, एरिया ऑफ कंसर्न है, वो है कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब होता है कि आप कितने अच्छे से, जब हम आपको एडवाइस दे रहे हैं, चाहे वो मेडिसिन लेने की एडवाइस हो या लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने की एडवाइस हो, उसको कैसे फॉलो कर रहे हैं, कितने अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कंप्लायंस, ठीक है। तो आप देखिए, अगर आपको इवन इफ़ यू फील लाइक टेक मेडिसिन डेली, मिसिंग डोज इंक्रीजेज रिस्क ऑफ स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर। मतलब कभी कभी क्या होता है, मन नहीं करता है या हम कहीं बाहर चले जाते हैं तो मेडिसिन लेना भूल जाते हैं, ठीक है। और उससे प्रॉब्लम क्या है, एक दिन लेने से कुछ होता नहीं है, पर होता क्या है, इस ऑल अबाउट रिस्क बढ़ जाता है आपका स्ट्रोक आने का, हार्ट अटैक आने का, किडनी फेलियर होने का, बिकॉज आप भूल गए लेकिन आपका बॉडी नहीं भूला है, ठीक है। आपका ब्रेन नहीं भूला है, ब्रेन को तो आदत है भाई लो बीपी होने की, बट जब आप मेडिसिन छोड़ दिए, एक दिन नहीं लिए या कुछ दिन नहीं लिए, तो बॉडी यूज टू नहीं होता है, तो बीपी काफ़ी बढ़ जाता है, तो जिससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक का रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसको अवॉइड करना है हमें, पहली बात। सो एज डॉक्टर्स हम काफ़ी बदनाम हैं आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, कि डॉक्टर आया तो मेडिसिन खिलाएगा खाली, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हमें MBBS में भी सिखाया जाता है कि आप कैसे लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करो, उसके बाद कंट्रोल ना हो तो फिर आप मेडिसिन ऐड करो, राइट। तो ये हमारा प्राइमरी अप्रोच यही है, इसलिए मैं आपको यही एम्फेसाइज करूँगा कि मेडिसिन तो सब लेते हैं, हमारा काम ये नहीं है कि डॉक्टर को मेडिसिन लाइफ लॉन्ग प्रिस्क्राइब करे, हमारा काम है आपको हेल्दी रखना। डिजीज़
आने के पहले आपको रोकना, हार्ट अटैक आए ही ना, स्ट्रोक आए ही ना, तो मैनेज करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। सो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि एक्सरसाइज अ वेरी नेचुरल रेमेडी। WHO रिकमेंडेड गाइडलाइंस ये कहता है कि आपको एटलीस्ट 150 मिनट्स पर वीक एक्सरसाइज करना चाहिए। अभी है क्या, कौन सा एक्सरसाइज? अब मैं थोड़ी आपको जिम जाने को बोलूँगा, राइट? 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज का मतलब ये है पर वीक आप पूरे हफ्ते में या 5 दिन में या 7 दिन में इस 150 मिनट्स को डिवाइड कर लीजिए, ठीक है? अब करना क्या है, आपको वॉक करना है। जैसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वॉकिंग, योगा, साइकिलिंग, बट ये जो फुल स्टेटमेंट है इट्स 150 मिनट्स पर वीक मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज। मतलब ऐसे आपको वॉक करना है जिसमें आपकी सांस फुल है, ये नहीं कि ऐसे आराम से हेलो हाय क्या हाल है ऐसे बात करते करते वॉक नहीं करना है। ऐसे वॉक करना है कि जिसमें आपकी सांस फुल है थोड़ी, कि आप उससे बात ना कर पाए, ऐसे फास्ट ऐसे ब्रिस्क वॉक। एग्जैक्टली, बहुत स्मार्ट है, आपको सब पता है, मैं नोटिस कर रहा हूँ, आपको सब काफ़ी अच्छे से पता है। सो एग्जैक्टली जैसे सर ने बोला, ब्रिस्क वॉक आपको करना है। ब्रिस्क वॉक करने से हार्ट रेट थोड़ा बढ़ता है। हार्ट रेट बढ़ने से हार्ट की एक्सरसाइज होती है, ब्लड फ्लो अच्छे से हर जगह तक जाता है जहाँ जहाँ वो स्लो में नहीं जा पाएगा, ठीक है? सो ये हमारा गोल है, मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज अगर आप करते हैं ना तो आपका आधा रिस्क तो ऐसे ही घट गया, ठीक है? उसके बाद आप वॉकिंग कर सकते हैं, थोड़ा लाइट योगा कर सकते हैं, आप लोग ऑलरेडी करते हैं लाइट योगा आई एज्यूम, एंड जिसके बाद साइकिलिंग जिसको आती है वो साइकिलिंग भी कर सकता है। सो कोई फिक्स नहीं है, आपका जो मन करे आप कीजिए, लेकिन ये 150 मिनट पर वीक फॉलो होना चाहिए जिसमें आपकी हार्ट रेट की एक्टिविटी बढ़ती हो। दूसरा है आपको क्या नहीं करना है। देखिए, क्योंकि ये जो डिजीज़ है हाइपरटेंशन, इट्स एल्डरली वाला डिजीज़, राइट? तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मैं आपको जिम जाना नहीं बोलूँगा, राइट? तो वेट लिफ्टिंग मतलब हैवी वेट लिफ्टिंग आपको अवॉइड करनी है, बिकॉज इस एज में ऑलरेडी फ्रैक्चर का, जॉइंट्स काफ़ी वीक होते हैं, सो और स्ट्रेस क्यों डालना, ठीक है? स्प्रिंटिंग मतलब दौड़ना यूजुअली अच्छा कंसिडर किया जाता है, बट लेटेस्ट रिसर्च के अकॉर्डिंग हमें ये पता चला है कि जब आप दौड़ते हैं ना, आप जॉइंट पे एक स्ट्रेस डाल रहे हैं, ठीक है? तो आपका जो कार्टिलेज है वो वेयर डाउन करेगा ना, तो बेटर है कि आप वॉक करें एंड भागना अवॉइड करें। ऑलरेडी जोड़ों में दर्द रहती है, आप और भागेंगे तो इससे आपका आर्थराइटिस या कुछ है तो बढ़ जाएगा, इसीलिए स्प्रिंटिंग या दौड़ना मना किया गया है। एंड इंटेंस कार्डियो जो जिम में लोग करते हैं, इट्स हेल्दी एट अ सर्टेन एज, बट बियॉन्ड अ सर्टेन एज आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, इसलिए हम जनरली अवॉइड करने बोलते हैं इंटेंस कार्डियो, ठीक है? कार्डियो इज़ नॉट बैड एज सच, बट हम जो कर रहे हैं, आपको जो बोला है 150 मिनट्स पर वीक, आपको उस पर एम्फोसाइज करना है। या आप 5 दिन में 30 मिनट पर डे करके भी कर सकते हैं, या 7 डे या 4 डे में अपने हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं, बट दिस 150 मिनट्स पर वीक इज़ द मैजिक नंबर फॉर यू, ठीक है? कमिंग टू नेक्स्ट, अब उनका क्या जो चल फिर नहीं सकते, क्या उनका पूरा बंद? उनको तो एक्सक्यूज़ मिला कि भाई हम तो वॉक कर नहीं सकते, हम कार्डियो कर नहीं सकते, पर क्या करना है उनको? जैसे आप देख सकते हैं, हमने फ़ोटो में दिया है, ये हमारे जेंटलमैन ही ये मूव नहीं कर सकते, व्हील चेयर पे है, तो इनको हमने बोला कि आप पैसिव मूवमेंट करो। बेसिकली फंडा ये है, दिन भर अगर बैठे रहते थोड़ा वॉक करो, वॉक करते हैं तो थोड़ा तेज़ वॉक करो, थोड़ा तेज़ वॉक करते हैं तो रोज़ रोज़ वॉक करो, तो एक लेवल अप करना है ऐसे करके, समझ रहे हैं? जो बैठे हैं, जो नहीं मूव कर सकते हैं, वो ऐसे स्ट्रेच बैंड देके खुद को मूव कर सकते हैं, ऐसे हाथ तो मूव कर सकते हैं ना, पैर नहीं मूव कर, हाथ मूव कर सकते हैं। तो जितना आप मोबिलिटी अपना बढ़ाएंगे उतना ही आप अपना रिस्क कम कर रहे हैं, दैट्स ऑल, ठीक है? सो सीटेड लेग आर्म लिफ्ट जैसे अलग अलग नाम दिया गया है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो आपको ऑलरेडी योगा में सिखाई जाती है, आप मेरे से बेटर जानते हैं, या आप मुझे सिखाएंगे ये वाला ठीक है? एंड फिजियोथेरेपी सपोर्ट, बेसिकली ये बोला है कि कुछ कुछ डिजीज़ ऐसे होती है ना जिसके हम सिर्फ एक्सरसाइज करके कुछ काम नहीं कर सकते, ठीक है? जैसे PIVD होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, और भी बहुत सारे क्रॉनिक पेन कंडीशंस होते हैं जिनको हम नॉर्मली ठीक नहीं कर सकते, तो वहाँ पे एक्सपर्ट जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है। वो आपके पेन मैनेजमेंट में, थोड़ा मसल स्टिफनेस है, थोड़ा बोन में कुछ है, ही इज़ एन एक्सपर्ट, सो ही विल बी एबल टू गाइड यू, राइट? सो फिजियोथेरेपिस्ट सपोर्ट कभी कभी लगता है बिकॉज सारे चीज़ें एक्सरसाइज से ठीक नहीं हो पाती, वहाँ स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज़ डाइट। सो एक्सरसाइज हो गया फर्स्ट कंपोनेंट, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डाइट, बिकॉज एक्सरसाइज इज़ आपकी बॉडी को एनहेंस करता है, ठीक है? एंड खाना तो लाइक हम बचपन से खाते आ रहे हैं, राइट? अगर हम उसमें चेंज ले आएँ
खाएं, तो एक्चुअल में बता रहा हूँ एक पॉइंट के बाद शायद आपका खाली खाना एंड एक्सरसाइज से ही बीपी कंट्रोल हो जाएगा। बीपी क्या, शुगर बोलिए, कोलेस्ट्रॉल बोलिए, उसी से कंट्रोल हो जाएगा। आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम जॉबलेस हो जाएंगे एक पॉइंट के बाद, ठीक है, अगर आप लोग इतने से फॉलो करने लग जाएंगे तो। सो डाइट का नाम है डैश डाइट। डैश का फुल फॉर्म है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, ठीक है, पूरा रोक देना, इन्हें कंट्रोल नहीं बोला यहाँ पे, स्टॉप हाइपरटेंशन, नोट द वर्ड। सो इसमें करना क्या है, देखिए मैं आपको ये इसमें नहीं पकाऊंगा कि 6 to 8 आउंसेस ये खाइए, 4 to 5 सर्विंग ये खाइए, सिर्फ बोलने की बातें होती है, हम उतना फॉलो करते नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, वो डाइटिशियन बोलेगा आपको, ठीक है। बट करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक इससे भी सिंपल अप्रोच है, अपने प्लेट को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। यूजुअली हम कैसे खाते हैं, आधा प्लेट हमारा राइस होता है, जो भी हम प्लेट खाते हैं आधा प्लेट राइस होता है, 1 कटोरी सब्जी होती है, 1 कटोरी दाल होता है, एंड थोड़ा कुछ स्वीट या दही वगैरह रहता है। यूजुअली लंच या डिनर में ऐसा ही कुछ रहता है हमारा खाना। बट आप जैसे यहाँ पे देखोगे, यहाँ बेसिकली ये एम्फसाइज किया है कि आपको फ्रूट्स, ब्रेड भी खाओ, फ्रूट्स भी खाओ, रोटी भी खाओ, नट्स भी खाओ, थोड़े मिठाई भी खाओ, दूध भी खाओ, सब बोला है। बट ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा। आधा प्लेट, अपने प्लेट को 4 पार्ट में आप डिवाइड कर लो, ठीक है। एक हो गया, एक पार्ट हो गया 25% हो गया आपके घर में जो सब्ज़ी बन रही है, कुछ भी सब्ज़ी हो सकती है, वो सब्ज़ी आप खा लो। नेक्स्ट क्वार्टर में आ जाओ, वहाँ पे हो गया आपका कुछ कच्चा सब्ज़ी हो गया, जैसे खीरा हो गया, टमाटर हो गया, वो आप खाओ। फिर हो गया आपका रोटी खा रहे तो 2 रोटी खाइए, चावल खा रहे तो वो 25% ही चावल होना चाहिए, आधा प्लेट नहीं होना चाहिए, शुड बी क्वार्टर, 25%। एंड लास्ट हो गया, क्योंकि आप लोग नॉनवेज तो खाते नहीं है, तो मैं आपको बोलूँगा आप दाल, आप 2 कटोरी दाल लीजिए, आप सोयाबीन खाइए, ठीक है, या आप वो जो बीन्स वाली सब्जी होती है वो खाइए। तो फंडा ये है, 4 पार्ट में डिवाइड करके हमने सबको लिमिट कर दिया, हमने सब कुछ थोड़ा थोड़ा ले लिया, ठीक है। हमने सब्ज़ी भी खाई, हमने कच्ची सब्ज़ी भी खाई, हमने चावल भी खाया, रोटी भी खाया, एंड हमने प्रोटीन भी खाया। तो बॉडी को जो चाहिए सब कुछ मिल गया। प्रॉब्लम कोई एक चीज़ ज़्यादा खाने से है, राइस में दिक्कत नहीं है, या नॉनवेज में दिक्कत नहीं है, या सोयाबीन में सिर्फ दिक्कत नहीं है। आप ये ज़्यादा जब खा रहे हो, फैट ज़्यादा खा रहे हो, आप जब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा रहे हो, मतलब रोटी चावल ज़्यादा खा रहे हो, उससे दिक्कत है, प्रोपोर्शन से दिक्कत है, चीज़ से दिक्कत नहीं है। तो वहीं यहाँ बोला है कि वेजिटेबल्स 4 to 5 सर्विंग्स पर डे, फ्रूट्स भी सिमिलर लेवल में, होल ग्रेन्स थोड़ा ज़्यादा, दूध वगैरह अगर आप लेते हैं तो लो फैट डेयरी, बिकॉज हाई फैट डेयरी से ऑफकोर्स आपका कोलेस्ट्रॉल या फैट का बढ़ने का चांस ज़्यादा है। नट्स एंड सीड्स काफ़ी हाई कैलोरी में होती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं बस हफ्ते में 4 से 5 बार ही खाइए, ठीक है, मुट्ठी भर खाइए। जब भी कुछ आलमंड्स खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, वो काफ़ी हाई कैलोरी होता है, क्योंकि फैट ज़्यादा होता है, हेल्दी फैट होता है, इसलिए मुट्ठी भर खाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। जितना मुट्ठी में है उतना ही खाइए एक बार में, ठीक है। हेल्दी समझ के खाते ही जा रहे हैं स्नैक्स की तरह, इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। एंड स्वीट्स, अब देखिए हम इंडिया में रहते हैं भाई, हमें मिठाई बहुत पसंद है, हम तो आपको बोलेंगे नहीं कि आप बंद कर दो, इसलिए बोला गया है लेस देन 5 per week। मुझे भी बहुत पसंद है, मैं कोलकाता से हूँ, मुझे तो मिठाई बहुत पसंद है, ठीक है। तो जी एकदम तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मिठाई जो है हमको लिमिट करनी है, ठीक है। खाइए, संदेश खाइए, कम मिठाई वाला खाइए, शुगर फ्री खाइए, बट चलता है, रसगुल्ला कभी कभी चलता है, नॉट अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम आते हैं बीपी कैसे चेक करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम आपको अभी बताएंगे, ठीक है। अभी हम पिक्टोरियली बता रहे हैं, जब आप वहाँ पे आएंगे हम आपको वहाँ भी बताएंगे, वहीं बता देंगे ना मैम, ठीक है। इसमें क्या करना है, देखिए आपके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले देखिए, जैसा ये लेडी बैठी है यहाँ पे, आप अच्छे से क्लियरली देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्या क्या करना है, फिर क्यों इंपॉर्टेंट है मैं वो बताता हूँ। पहले आप देखिए, जो लेडी बैठी है वो अपराइट बैठी है, वो ऐसे पीछे लीन होके नहीं बैठी है, ठीक है। लाइट राइट, हाँ, आप देखिए ये अपराइट बैठी है, ये ऐसे लीन होके नहीं बैठी है, ठीक है। आपको ऐसे अपराइट बैठना है, फर्स्ट चीज़। तो सिट 5 मिनट्स कामली। तो जब भी आप बीपी मेजर करने जा रहे हैं, डॉक्टर के पास आ रहे हैं, अगर वो आपका तुरंत ही बीपी चेक कर रहा है, आप उसको टोकिएगा कि अभी नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा रुक जाता हूँ मैं, ठीक है। तो 5 मिनट कामली वेट करने से क्या होता है, इस स्टेप का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि आप जब आ रहे हैं कहीं से चल फिर के आ रहे हैं, आपका ऑलरेडी हार्ट रेट हाई है, हार्ट रेट हाई होने से आपका बीपी भी हाई रहता है, तो आपका फॉल्स रीडिंग आएगा। अगर आप स्टार्टिंग में ही फॉल्स रीडिंग में मेडिसिन चालू कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना उससे, इसलिए 5 मिनट वेट करना ज़रूरी है। या घर पे भी अगर आप चेक कर रहे हैं तो वेट करना ज़रूरी है 5 मिनट, कहीं से आए हैं तो। उसके बाद एक कफ जो होना चाहिए, ये नहीं कि आपका हाथ ऊपर है हाथ नीचे है, नहीं, ये आपका हाथ
ऐसे लेवल पे होना चाहिए। इससे क्या होगा, ये हार्ट आपका इधर है, आपका कफ भी इधर है, तो वो अच्छी रीडिंग आएगी। ये आइडियल तरीका है लेने का, ना ज़्यादा आएगा ना कम आएगा, जो है वही आएगा। तो बेसिकली ये रखना, हाथ जो है आपका नीचे नहीं होना चाहिए, हाथ ऊपर नहीं होना चाहिए, हाथ यहाँ नहीं, हाथ ऐसे लेवल पे रहना चाहिए। तीसरा, डोंट टॉक और क्रॉस लेग्स। बात करने से क्या होता है, इमोशनल एक्टिविटी होती है, हमारा हार्ट रेट बढ़ने का चांस रहता है कि हम काफ़ी जब खुश रहते हैं हमारा हार्ट रेट ज़्यादा रहता है, या एक्साइटमेंट में ज़्यादा रहता है। अभी मेरा हार्ट रेट ज़्यादा होगा, मैं काफ़ी खुश हूँ आप लोगों से बात करके, ठीक है, मेरा बीपी ज़्यादा भी आ सकता है अभी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हाइपरटेंसिव हूँ, ठीक है। डोंट टॉक और क्रॉस लेग्स, ऐसे पैर को मोड़ के नहीं बैठना है, पैर के बीच में गैप होना चाहिए, ठीक है। आप देखिए पैर के बीच में गैप होना चाहिए। एंड आपको जो मॉनिटर यूज़ करना है वो रिलायबल मॉनिटर यूज़ करना है, मतलब काम करता हो, फॉल्स रीडिंग ना दे। एंड एटलीस्ट 2 से 3 बार लेना है, 2 से 3 बार लेके आप एवरेज रीडिंग ले रहे हो, ठीक है। एवरेज रीडिंग लेने से क्या होगा, आपका एरर नहीं आएगा। कभी 138/78 आ गया, कभी 125/80 आ गया, तो एवरेज एक लोगे, जो तीनों का एवरेज आएगा वो होगा आपका मेन रीडिंग, ठीक है। तो वही आप डॉक्टर को भी रिपोर्ट करोगे। नेक्स्ट आता है आपका, ये वही चीज़ है कैसे आपको लेना है। तो मैंने आपको बता दिया, बेसिकली आपको प्रेशर का देखना है कितना आया, कफ राइट अबव एल्बो लेवल है, लेग्स क्रॉस्ड एंड फीट ऑन फ्लोर, आर्म रेस्टिंग एट हार्ट लेवल। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ये भी वही हो गया, बीपी कैसे लेना है, सेम चीज़ है। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें नहीं थी कि जो लोग कॉफ़ी पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं, टोबैको लेते हैं, ऐसे तो लेना नहीं चाहिए अल्कोहल एंड टोबैको, बट अगर किसी को आदत है तो बीपी मेजर करने के आधा घंटा पहले ये सब अवॉइड करना है, कॉफ़ी, अल्कोहल, टोबैको, एक्सरसाइज, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी हार्ट रेट बढ़ा देती हैं। नेक्स्ट कमिंग की कैसे कंट्रोल करना है, समरी यही बोलूँगा, टेक होम मैसेज आपका, सॉरी टाइम कब लेंगे, सुबह लेंगे या शाम? बीपी रीडिंग आप कभी भी लीजिए। मैंने बताया टाइमिंग डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स कि हमने जो प्री रिक्विजिट की बातें की, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए मैं बताता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे क्या बोला, हमें बस इन 5 पॉइंट्स का ध्यान रखना है, या कभी भी लीजिए, सुबह शाम दिन रात, हर हफ्ते मेजर कीजिए एटलीस्ट एक बार, ताकि आप ट्रैक कर पाएँ। लिख लीजिए उसको एक बुक में, एक नोटबुक करके कि इस हफ्ता कितना था। तो ये पॉइंट्स मैटर करती हैं, वो टाइम मैटर नहीं करता है, ठीक है। आप कभी भी लीजिए, सुबह लेने से बेटर एक हैबिट बन जाती है, ठीक है। सो उसके बाद समरी में टेक होम मैसेज आपका यही है, आपको अपना बीपी पता होना चाहिए कितना है, नॉर्मल है कि बढ़ा हुआ है, उससे ज़्यादा आपको एग्जैक्ट नंबर पता होना चाहिए, ताकि कितना ज़्यादा वेरी करे, डॉक्टर से पूछेंगे आप बताएगा आपको। उसके बाद ईट राइट, जो मैंने आपको खाने के बारे में बताई सारी चीज़ें, वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट एंड एक्सरसाइज से आप एक्चुअल में एलिमिनेट कंट्रोल कर सकते हैं अपने, जैसे मैम ने बताया कि आप क्योर नहीं कर सकते, पर आप 100% कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप में वो एंथुजियाज्म है तो। नेक्स्ट इज टेक मेडिसिन्स, ठीक है, थोड़ा हमारा भी घर चलना चाहिए, मेडिसिन लीजिए आप, ठीक है, एंड आपका भी कंट्रोल होगा। एंड गेट चेक्ड रेगुलरली, रेगुलर चेकअप होने से क्या होता है, हम डोजेज को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, हम कम कर सकते हैं, हम बढ़ा भी सकते हैं, हम बंद भी कर सकते हैं, इसलिए चेकअप कराते रहिए। एंड फैमिली को इन्वॉल्व करिए, बिकॉज एक अकेले इंसान का होता नहीं है ये चीज़ कंट्रोल करने का, खाना, एक्सरसाइज। कोई आपको बोलेगा कि थोड़ा वॉक करने जाइए, अगर आपका मन नहीं भी कर रहा है तो कोई बोल देगा तो आप जाएंगे, कोई आपका खाना पीने का भी ध्यान रखेगा, राइट। तो इसलिए फैमिली को इन्वॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अगर आपकी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप क्वेश्चंस ले सकते हैं। जी बोलिए। हार्ट में क्या? जी जी, ये जो आपने बोले जी, कि जो है मेडिसिन बंद कर सकते हैं जी, लेकिन जो हम 35 साल से हुआ जी, तब से मैं बीपी का गोली लेता हूँ जी, लेकिन 2-4 जब वो हमारा नॉर्मल हो गया मैं छोड़ दिया। ओके, डॉक्टर मेरे को बोले तो दीजिए, हो सकता है छोड़ सकते हैं। तो 2 साल 3 साल बाद हम हमारे घर में गए, मैं चेक करता हूँ जी, लेकिन जो हम गए थे एम्स वो बोले कि नहीं, आपको नहीं छोड़ना है, जब से गोली खाते हो तो मरने तक भी आपको खाना ही पड़ेगा, जी, बंद नहीं कर पाओ। जी। क्यों?
बताता हूँ। आपने ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है। सब कुछ लोग डॉक्टर्स बोलते हैं कि छोड़ दो, कुछ लोग बोलते हैं चालू रखो। आपको समझने की बात ये है कि आपका बीपी ना सिर्फ आपके मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रहा है। हाइपरटेंशन इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ लाइफस्टाइल, जैसा मैम ने बताया पहले, राइट। सो आपके लाइफस्टाइल में भी स्ट्रेस है, आपके लाइफस्टाइल में भी आप नमक ज़्यादा खा रहे हैं या आपका डाइट ख़राब है। सो एंड एक जेनेटिक्स भी होता है आपको जो कि पे कंट्रोल में नहीं है। सो कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स आपका वो हाइपरटेंशन या हाई बीपी बन रहा है, ठीक है। सो एक पॉइंट पे मान लीजिए आपको नॉर्मल हो गया, 1-2 महीना नॉर्मल आया आपको, जैसे डॉक्टर ने आपको बोला कि आप छोड़ दो, पर आप ये समझो कि आपका बीपी उस समय क्यों नॉर्मल आया। बीपी नॉर्मल आ सकता है क्या आप अपना लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं, आपके लाइफ में स्ट्रेस नहीं है उस पॉइंट पे स्ट्रेस नहीं है, आप अपना खाना अच्छे से खा रहे हैं, अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेडिसिन भी ले रहे हैं। सो इन सब फैक्टर्स को मिला के आपका बीपी कंट्रोल में आया था। इट नीड नॉट बी मेडिसिन अलोन। तो इसलिए उस समय आपको डॉक्टर ने बोला क्योंकि आपका बीपी नॉर्मल आया आप छोड़ सकते हैं, बट शायद वो सिर्फ मेडिसिन से कंट्रोल था, आपके लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं आया था, या शायद आपके लाइफस्टाइल में चेंज आया था, मेडिसिन का ज़रूरत नहीं था। तो उस समय डॉक्टर को जो ठीक लगा उसने वो किया, ठीक है। फिर आपने बंद कर दिया, फिर आपको वापस बीपी आ गया, उस बीपी नहीं आया, वेरी गुड, देन आपने सॉल्व कर लिया फिर मैटर को कि आपने अपना लाइफस्टाइल को चेंज किया, स्ट्रेस को मैनेज किया, खाना एक्सरसाइज को मैनेज करके आपने उसको एलिमिनेट कर दिया, तो अब आपको मेडिसिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर जो नहीं कर पाएगा या लाइफ में कुछ अक्यूट स्ट्रेस इवेंट आ गया, उससे भी उसका हाई बीपी फिर से आ सकता है। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, ठीक है जी। Hypertension leads to heart attack. जी, So what are the symptoms you will find in that instrument? Heart instrument में कहाँ क्या symptoms होता है? मतलब हार्ट अटैक का सिम्टम्स पूछ रहे हैं आप। देखिए, हार्ट अटैक जो है काफ़ी इमरजेंसी वाला इवेंट होता है। उसमें क्या होता है, ये आपका हार्ट है, आप देख सकते हैं ब्लड वेसल्स है। हार्ट अटैक होता क्या है बेसिकली, हार्ट के जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, उसके वजह से हार्ट को भी ब्लड सप्लाई चाहिए होता है। जैसे हार्ट पूरा बॉडी को ब्लड देता है, हार्ट का भी एक ब्लड सप्लाई होता है। तो क्या होता है, ये हार्ट के वेसल्स देख सकते हो आप, मतलब इसके थ्रू हार्ट को ब्लड मिलता है, हार्ट के मसल्स को। जैसे जैसे हमारा एज होता है या बीपी ज़्यादा होता है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये वेसल्स जो है इतनी मोटी नहीं रहती है, धीरे धीरे पतली होती जाती है। जैसे पाइप में गंदा जम जाता है, वैसे ही हार्ट के वेसल्स में भी धीरे धीरे ब्लॉकेज डेवलप करता रहता है। ये नेचुरल प्रोसेस भी है, पर सिगरेट पीने से, अल्कोहल लेने से, शुगर होने से, हाई बीपी होने से ये फास्ट हो जाता है, एक्सेलरेट हो जाता है, ठीक है। सो क्या होता है कि ये ब्लॉकेज अगर डेवलप कर गया तो इस पार्ट को, मान लीजिए यहाँ ब्लॉकेज डेवलप कर गया, तो इस पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, तो ये पार्ट काम करना बंद कर देगा। अगर यहाँ काम करना बंद कर देगा तो हार्ट ढंग से काम नहीं करेगा, उससे पेन आएगा आपको, दर्द। तो दर्द जो होता है हार्ट अटैक का, आपको पता हो कि यहाँ से चालू होगा, बहुत टाइम जॉ में भी जाता है, बहुत टाइम में लेफ्ट हाथ, पूरा लेफ्ट हाथ में दर्द करता है। एंड इतना दर्द करता है कि आप सह नहीं पाएंगे, आप पूरा ऐसे हो जाएंगे, पूरा गिर जाएंगे, एकदम लेट जाएंगे, बात कर नहीं पाएंगे, बहुत पसीना आएगा। ये सब होता है हार्ट अटैक का सिम्टम्स। स्ट्रोक भी ऐसा ही होता है, स्ट्रोक भी बहुत टाइप के होते हैं। स्ट्रोक में उल्टियाँ आती हैं बहुत ज़्यादा, पैरालिसिस हो जाता है, कभी कभी हाथ पैर काम नहीं करता है, वो भी हाई बीपी से होता है, ठीक है। तो स्ट्रोक का सिम्टम्स ऐसे हो गए कि सर घूम रहा है, उल्टी आ रही है, आधा बॉडी पैरालाइज होकर गिर गया, ये सब होता है। एंड हार्ट अटैक का मैंने आपको बता दिया, अभी दर्द होता है, पेन होता है। पेन तो होगा, हार्ट अटैक है मतलब पेन बहुत ज़ोर का होगा, इतना पेन होता है कि मॉर्फिन देना पड़ता है, ठीक है। तो काफ़ी खतरनाक सा पेन होगा। एंड हाथ में भी दर्द आएगा, सिर्फ चेस्ट तक लिमिट नहीं होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। दोनों में नहीं, लेफ्ट हैंड में, क्योंकि हार्ट लेफ्ट साइड होता है ना, तो लेफ्ट हैंड में रेफर्ड होता है पेन, ये ऐसे जाके पूरा ऐसे हाथ में पेन रेफर होता है, ठीक है। तो चेस्ट का पेन डेफिनेटली रहेगा एंड हार्ट में भी रहेगा, पसीना काफ़ी आएगा, बहुत बेचैनी सा लगेगा, वैसा ये सब सिम्टम्स। बोलेंगे लंग्स में जो ब्लड आता है कहाँ से, इसमें जितना है मैं आपको उतना बता देता हूँ। हमारा हार्ट का 2 पार्ट होता है, ठीक है, एक लेफ्ट एंड राइट होता है। लेफ्ट वाला बॉडी को सप्लाई करता है पूरा, राइट वाला जो है वो लंग्स को देता है ताकि ऑक्सीजन लेके आओ। तो राइट का काम होता है कि जाओ भाई लंग्स के पास जाओ, ऑक्सीजन लेके आओ, वो लेफ्ट के पास आता है, लेफ्ट से फिर पूरा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होके वापस राइट में आता है, ये होता है, ये पूरा सर्किट चलता है। जी जी, सर्किट चलता है। हार्ट कंडीशन में क्या क्या टेस्ट करना होता है?
हेल्दी हार्ट, जी किसी का हेल्दी हार्ट जी 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 तो क्या क्या टेस्ट करना पड़ता है? जी बता रहा हूँ। देखिए, अगर जैसे आप हूँ, मैं हूँ, कोई भी है, कि किसी का हार्ट हेल्दी है और जानना चाहता है उसका हार्ट कैसे काम कर रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट है ईसीजी। ठीक है, बहुत सस्ता टेस्ट होता है। ठीक है, एक बार में बता देगा कि आपका हार्ट नॉर्मल से, मतलब उसका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, हार्ट का एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी, एक होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, क्योंकि हार्ट में करंट दौड़ता है। ठीक है, तो हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसा है वो आपको पता चल जाएगा ईसीजी से। एंड हार्ट के वॉल्स कैसे हैं, हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, वो आपको पता चलेगा एकोकार्डियोग्राफी से। 2D एको बेसिकली हार्ट का अल्ट्रासोनोग्राफी है। जैसे बच्चे का अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं ना माँ के पेट का, वैसे ही हार्ट का जो अल्ट्रासोनोग्राफी होता है उसको बोलते हैं एको, 2D एको। एकोकार्डियोग्राफी भी सस्ता होता है, कुछ महंगा टेस्ट नहीं है। ये सब करा के आप हार्ट का स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं कि सब सही है कि नहीं, कहीं कुछ कैल्शियम तो जमा नहीं हो गया, कुछ हार्ट तो नहीं हो गया। एकोकार्डियोग्राफी एंड ईसीजी से हार्ट का हेल्थ आपको पता चल जाएगा। सीनियर सिटीजन के लिए वो ईसीजी करना पीरियड के लिए हाँ हाँ करना चाहिए। जैसे हर 6 महीना में आपको अपने सारे टेस्ट कराने चाहिए, इंक्लूडिंग ईसीजी हो गया, क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल हो गया, शुगर हो गया। भले ही आपको नहीं भी है, पर नॉर्मल भी आया था, पर हर 6 महीना में अगर आप कराते हैं तो अच्छा है। नॉर्मल है तो आपको ही अच्छा लगेगा, हाँ वैसे नॉर्मल चल रहा है, मतलब जैसे कर रहे थे वैसे ही जी। सॉरी, हर महीना नहीं बोला मैंने, हर 6 महीना मैंने बोला जी। हर 6 महीना में कराइए, स्पेशली बीइंग अ सीनियर सिटीजन बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और कोई क्वेश्चंस? एवीजी पेशेंट के लिए एक्सरसाइज क्या है? ओके, एक्सरसाइज जैसे मैंने आपको बताया, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट आप बोल रहे हैं, राइट? सो उसमें क्या है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे 150 मिनट्स ऑफ वीकली, अलग से कुछ नहीं करना है। एक्चुअली जॉइंट वॉइंट पेन का अगर रहता है तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स, ऐसे ऐसे थोड़ा एक्सरसाइज करो। जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बोलने का बात है। एक्सरसाइज आपको ब्रिस्क वॉक करना है, जैसे उस समय सर जी ने बोला था, 150 मिनट हफ्ते में, मतलब 30 मिनट पर डे, 5 डेज अ वीक। आप थोड़ा ऐसे हाई स्पीड में वॉक कीजिए जिसमें आपका सांस थोड़ा फूले, बस वही करना है, आपका हार्ट चंगा रहेगा एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? अभी डॉक्टर रितु आएंगे, वो आपको अभी अवेयरनेस बताएंगे निकोटीन के बारे में। गुड मॉर्निंग सबको, शुभकामनाएं। तो मैं आज इधर बोल रहा हूँ, हमारा कॉमन सोसाइटी पे एक सबसे बहुत कॉमन प्रॉब्लम है स्मोकिंग, जो लोग करते हैं, और स्मोकिंग और तंबाकू वगैरह करते हैं, तंबाकू वगैरह लेते हैं। तो अभी सुनाई आ रहा है? सुनाई दे रहा है? ओके। तो ये हमारा सोसाइटी पे होने वाला वन ऑफ द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है। हमको ज़्यादातर को पता है कि स्मोकिंग से कैंसर होता है, तंबाकू होता है, बट हम आज उस पॉइंट पे बात नहीं करेंगे, वो सबको पता है। हम बात करेंगे कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पे कि तंबाकू से हमारा ब्लड प्रेशर पे कैसे इफेक्ट आता है। तो हमारा कैंसर ना भी हो तो ऐसा नहीं है कि हमको कुछ बाकी कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होता है। तो क्या होता है, तो ये सब तो कॉमनेस्ट है। तो हमारे सोसाइटी पे जो चलता है वो एक स्मोकिंग फॉर्म होता है, एक नॉन स्मोकलेस होता है। मतलब जो स्मोकिंग वाला होता है वो सिगरेट, बीड़ी, ओके, जो स्मोकिंग वाला होता है वो सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, वो सब होता है। एंड जो स्मोकलेस होता है, हमको पता है पान, गुटखा, वो भी आता है, तंबाकू के अंदर वो भी आ जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ हमारा डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से इंडिया का डिफरेंट जगह पे डिफरेंट होता है। जैसे कि रूरल एरिया पे बीड़ी वगैरह होता है, थोड़ा वेल टू डू पे हुक्का वगैरह चलता है, टाउन्स पे ज़्यादा सिगरेट चलता है। नहीं, शुगर कैंडी नहीं, लेकिन ये सब जो आते हैं खैनी, पान, जर्दा, वो सब आता है ना, वो सब आ जाता है। लेकिन हाँ, एक कोई मीठा पान लेते हैं, कोई जर्दा के साथ आता है, वो वाला पे होता है, लेकिन ठीक है। तो उस पर क्या होता है, जो हम तंबाकू लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, उस पर निकोटीन होता है। निकोटीन इज़ द एक्टिव सब्सटेंस, मतलब उसी से मैक्सिमम काम होता है। तो क्या करता है, वो जब हमारे बॉडी पे जाएंगे ना, जाके पहले ब्रेन को एक्टिवेट करेंगे, ब्रेन पे हमको खुशी देगा, तो जिसके वजह से हमको एडिक्शन होगा। तो हाई होता है ना, लेने के बाद लोगों को अच्छा फील होता है, तो उसके वजह से होता है। बट उसके अलावा बाकी क्या करते हैं, उसके वजह से हमको एडिक्शन हो जाता है कि हम उसको छोड़ नहीं पाते। एक बार लेने के बाद दोबारा लेने के मन करते हैं, हर दिन लेने का मन करते हैं, तो वो होता है। उसके साथ में क्या होगा, वो एक्टिवेट करेगा हमारा
हार्ट रेट को बढ़ाएगा एंड बीपी भी बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा वो बात कर रहे हैं। और जैसे स्मोकिंग करेंगे खाने का मन नहीं होगा, ब्लड वेसल का प्रॉब्लम होगा, और हमको तो पता ही है लॉन्ग टर्म जो बोला, कैंसर, लंग कैंसर, बाकी सब प्रॉब्लम वो तो कर ही सकते हैं। तो हमारा इधर कैसे काम करते हैं, तो फर्स्ट जब आप स्मोकिंग करेंगे तो आपका स्मोकिंग मुंह पे जाएगा, मुंह का अंदर जो भी इफेक्ट दे करेगा, माउथ कैंसर, ओरल कैंसर, जो भी आप कर सकते हैं, इसोफेजियल कैंसर। देन आपका डायरेक्ट जाएगा लंग के अंदर, लंग के अंदर जाके हमारा ब्लड स्ट्रीम पे मिक्स हो जाएगा वो, और उसके बाद वो हार्ट पे जाएगा। तो लंग पे जाके लंग कैंसर कर सकते हैं, जो हमारा सेल्स है उसको म्यूटेशन करते हैं, डैमेज करके कैंसर कर सकते हैं। जैसे हार्ट पे जाके हमारा हार्ट बीट बढ़ाएगा एंड ब्लड वेसल का करेगा, जो आगे बात करेंगे, जिससे बीपी के इफेक्ट होगा एंड हार्ट फेलियर का भी रिस्क हो सकता है। वैसे हमारा ब्रेन पे जाके हमको अच्छा फील करवाएगा एंड लीवर पे भी, और लीवर और किडनी पे भी जाके वो इफेक्ट करता है, जो हमको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वन ऑफ द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है एंड इसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ही ज़रूरी है। कितने लोगों को पता है कि स्मोकिंग करने से हार्ट डिजीज़ भी होता है? मतलब लंग कैंसर के बारे में तो पता ही है, लंग कैंसर होता है, बट जो स्मोकिंग करते हैं उनका हार्ट डिजीज़ होने का भी चांस बहुत बहुत ज़्यादा होता है। वैसे अभी हम आए इस पॉइंट के ऊपर, जो हम निकोटीन लेते हैं उससे बीपी कैसे बढ़ता है, तो उसका 2 मैकेनिज्म होता है, 2 तरह। एक तो है, हमने बोला कि हार्ट बीट बढ़ा देगा आपका स्टिमुलेट करके, तो उसके वजह से हार्ट बीट बढ़ने से हमारा ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगा और होगा। सेकेंड है, हमारा जो ब्लड वेसल्स है उस पर हमारा ब्लड वेसल्स को नैरो कर देता है, मतलब साइज़ को स्मॉल कर देता है, तो कम जगह के, कम प्लेस के अंदर से ज़्यादा खून को जाना पड़ता है, तो उसके वजह से भी बीपी बढ़ जाता है। तो ये 2 हो गया, 2 तरीका जिसके थ्रू हमारा बीपी बढ़ाता है निकोटीन। तो दिस इज़ द मैकेनिज्म थ्रू, मतलब जिसके थ्रू हमारा ब्लड प्रेशर के ऊपर निकोटीन, तंबाकू ये सब हमारा इफेक्ट करता है। तो अगर आप ले रहे हैं तो उसके बाद आपको, अभी अगर हम बोले कि ये तो बोलने से नहीं होगा कि लेने से दिक्कत है, आपको बोलना पड़ेगा कि आपको छोड़ना है। आप लेकिन छोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ये सब हो सकता है। तो जैसे कि सिम्टम्स होता है, आप अगर छोड़ना शुरू कर दिया, ऐसे रेगुलरली ले रहे थे और अभी नहीं ले रहे, तो आपको इरिटेबिलिटी होगा, सर दर्द होगा, स्लीप का प्रॉब्लम होगा, गुस्सा आएगा, खांसी होगा, वेट लॉस होगा, ये सब हो सकता है। तो इन सब के लिए आपको अगर नॉर्मली कंट्रोल कर सकते हैं तो अच्छी बात है, बट अगर नॉर्मल कंट्रोल नहीं कर पाते तो आपको मेडिकल डॉक्टर के पास जाके हेल्प लेना पड़ेगा। जो हमारे पास डिफरेंट तरह का दवाई होता है, जो आपका जो क्रेविंग होता है, मन करता है फिर से तंबाकू लेने का, उसको मदद करेगा, मतलब उसको प्रिवेंट करने के लिए निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं, उसको मदद करेगा। और उसके बाद हाँ, ये स्लाइड सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा, तो अभी तो हमको समझ में आ गया और हमको ज़्यादातर को पता भी है कि स्मोकिंग या तंबाकू हमारे लिए कितना हानिकारक है। अभी हमने बोला कि वो हाइपरटेंशन पे भी इफेक्ट करते हैं, ब्लड प्रेशर पे भी इफेक्ट करते हैं। तो हमको अगर छोड़ना है, हम स्मोकिंग नहीं करना चाहते, तो हमारे लिए क्या क्या सिस्टम अवेलेबल है। एक तो है कि हम ऑनलाइन, ये हमारा गवर्नमेंट का फ़ोन नंबर है डायरेक्टली ये वाला, तो सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक खुला रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, टोल फ्री नंबर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। आप उधर मिस कॉल देके या कॉल करके आपको टेली कंसल्टेशन ले सकते हैं इस नंबर पे, इसको सब नोट कर लीजिए। देन और बाकी आप जा सकते हैं हमारा, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, हमारा एम्स पे भी स्मोकिंग सीजेशन का सिस्टम है, स्मोक डी एडिक्शन क्लिनिक है, जहाँ जाके आपको दवाई मिलेगा कि आपको स्मोकिंग कैसे प्रिवेंट करना है, या आपका जो एडिक्शन है, स्मोकिंग नहीं बाकी तरह का एडिक्शन भी, अल्कोहल भी सब बंद करना कैसे है वो करेंगे। एंड वैसे ऑनलाइन ऐप्स भी है कुछ कुछ जो आपको इस पर मदद कर सकता है, क्विट श्योर, क्विट ना, वो सब। एंड बहुत सारा NGOs भी इन सब चीज़ों पे काम करता है जिनके आप हेल्प ले सकते हैं। एंड लास्ट पे ये मैसेज कि हम अगर स्मोकिंग बंद कर दें तो हमारा क्या क्या इफेक्ट आएगा, बेनिफिट्स क्या क्या आएगा। तो हम छोड़ने का 20 मिनट के अंदर ही हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल मतलब नॉर्मल नहीं होगा, बट सिगरेट के थ्रू जितना बढ़ा था वो नॉर्मल हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। देन 1 दिन बाद हमारा जो हार्ट अटैक का चांस है वो कम होना शुरू होगा। स्मोकिंग करने से हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है ना, हमने बोला था, तो वो कम होना शुरू होगा। देन 15 दिन बाद आपका जो लंग्स
का डैमेज होता है, आपको खांसी आता है, वो सब होता है, वो कम होना शुरू होगा। देन 1 से 9 महीने के अंदर आपका मतलब खांसी और कम होगा। वैसे 1 साल होने पे आपका जो हार्ट तक का रिस्क था ना बढ़ा हुआ, वो आधा हो जाएगा पूरा, बंद करने का। ये सब बेनिफिट्स है, मैं बेनिफिट बोल रहा हूँ। देन 5 साल बाद आपका स्ट्रोक होने का, हार्ट अटैक होने का रिस्क जो नॉर्मल पॉपुलेशन है वो एकदम बराबर हो जाएगा। मतलब आप जब ले रहे थे तब जितना ज़्यादा था और जो आदमी नहीं ले रहे थे उनका कम था, तो छोड़ने का 5 साल बाद दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने कभी लिया है तो आपका बहुत दिक्कत हो गया, अभी आप छोड़ेंगे तो आपका भी अच्छा हो सकता है। देन उसके बाद बाकी और फर्दर बेनिफिट्स है जिस पे मैं नहीं आ रहा हूँ। और ऑनलाइन ग्रुप्स निकोटिन एनोनिमस आपको मदद कर सकता है, ये सब ग्रुप भी है। एंड अल्टीमेटली वही फाइनल मैसेज, ये नंबर नोट कर लीजिए, जिसको भी ज़रूरत है आप मदद के लिए बोल सकते हैं। तो थैंक यू, यही था। किसी का कुछ क्वेश्चन? ओके, थैंक यू। अच्छा लगा कि लेने के बाद भी अगर छोड़ते हैं उसके बाद लोग हाथ का भी कंडीशन ठीक हो जाएगा, उसको। हाँ, एंड हमारा ये सब बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारा सिस्टम है कंट्री पे जो आपको मदद करेगा। या कोई भी एडिक्ट हो, कोई आए तो आपको पता हो जो एडिक्शन है, जो छोड़ना चाहता है, तो उनको या तो एम्स भेजिए या तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन पे भेजिए और NGO पे भेजिए, तो वो हमको मदद कर सकता है। थैंक यू। कुछ बोलेंगे? धन्यवाद। आप थोड़ा सा यूज़फुल लगा होगा जो भी हम बोले हाइपरटेंशन के बारे में, टोबैको के बारे में। तो जो भी है, ऐसे नहीं कि मतलब हम तो इतना देख रहे हैं कि सबसे मतलब जैसे कि 10 लोग में 3 लोग को हाइपरटेंशन है, 5 लोग को डायबिटीज़ है, और बहुत सारे लोग सिगरेट जो भी है, स्मोकिंग, स्मोकलेस टोबैको इतना सारा लेते हैं। बहुत लोग को पता नहीं है कि उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसका इफेक्ट क्या होता है। ऐसे नहीं कि स्मोकिंग कर रहे तो उसी का प्रॉब्लम है, जो आसपास है उसका भी प्रॉब्लम होता है, सेकेंड हैंड एक्सपोजर से होता है। जैसे कि एक घर में एक पर्सन जो सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, उसकी स्मोक की वजह से घर पे जो है उसका भी इफेक्ट आता है। तो हमको पता होना चाहिए कि इसकी जो भी हम ले रहे हैं उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट होता है। आप या जो भी आप एक भी पॉइंट आज जो सीखे या आज को आपको पता चला और आपको यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत है। थैंक यू। अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत धन्यवाद है। लास्ट टाइम भी हम आए थे, बहुत अच्छा लगा, अभी भी आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। अभी उधर हेल्थ कैंप हो रहा है, हम स्क्रीन करेंगे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन का, जो भी है मेडिसिन दे दें। हाँ 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 जी, जाने वाले बोल के शुरू कर दिया। हाँ हाँ, बहुत शुक्रिया कि हम सब एक्चुअली अभी हमारी एक कैंपेन चल रही है, ड्रग डी एडिक्शन कैंपेन। तो इसके साथ साथ जैसे कि हम एक सुंदर स्वस्थ शरीर तथा समाज बनाने के लिए हम तत्पर हैं, और हमारी डॉक्टर्स टीम खास करके एम्स से हमारे पास पहुँचे हैं कि सारी जगह समाज के लिए तो उन लोग भी अपना जीवन दिए हैं। तो भाई बहनें भी आकर हमारे पास पहुँचे हैं कि हमारी स्वास्थ्य की जो जागरूकता चाहिए, हाइपरटेंशन हैज़ बिकम सो कॉमन। और भाई हमको तो नरेंद्र भाई भी बोल दे ना, हाइपरटेंशन हो जो सुप्रीम हाईएस्ट ऑफ द हाई जो है, उन पर टेंशन को अर्पण करो। लेकिन वो टेंशन है और क्या क्या असर डालता है, तो आप लोग हमें बहुत क्लैरिटी से प्रकाश डाला। तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आप सबका हमारे प्रति ये से सुवास बनाए रहे, और हम भी आप सबके साथ ये सेवा में सदा सहयोगी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।